हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 5 या फिर आप कह सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 105। IFRS की नंबरिंग इंडिया में इंड एस में कैसे करी गई है? 100+ की सीरीज में करी गई है, इसलिए IFRS 5 की नंबरिंग इंड एस के हिसाब से क्या है? 105। इस स्टैंडर्ड को, इन दोनों ही स्टैंडर्ड्स को साथ में पढ़ा जा सकता है क्योंकि कोई भी तरीके का डिफरेंस नहीं है, कार्व नहीं है। इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है? नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। ओके, अब ये सारे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड किए जाते हैं, दोनों की प्लेलिस्ट चैनल पे अलग से अवेलेबल है, तो जो भी लैंग्वेज सूटेबल लगती है आप उसमें चेकआउट करो। इसके अलावा सारे वीडियोस इंड एस के फ्राइडे और सैटरडे 6 PM रिलीज होते हैं, सो स्टे ट्यून। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस 105 या फिर IFRS 5। ओके, अब ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होता? जब भी डेफर्ड टैक्स असेट होगा वहाँ पर ये इंड एस अप्लाई नहीं होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट असेट पे अप्लाई नहीं होगा, फाइनेंशियल असेट पे अप्लाई नहीं होगा, बायोलॉजिकल असेट पे अप्लाई नहीं होगा और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। इन सबके स्टैंडर्ड्स अपने आप में दे रखे हैं, इसका ट्रीटमेंट भी वहीं पर दे रखा है। तो ऐसी कोई भी ये 5 बातों में से कोई भी स्टैंडर्ड का फॉलो होगा तो ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ही फॉलो होंगे और इंड एस 5 या 105 अप्लाई नहीं करना हमें। अब ये बात आती है कि अप्लाई करना कब है, ये देखते हैं। अब इंड एस 105 या फिर IFRS 5 को अप्लाई कब करना है? या तो कोई PPE हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, जिसे सेल के पर्पस के लिए होल्ड कर रखा है, या फिर कोई इंटेंजिबल असेट हो जिसे सेल के लिए होल्ड कर रखा है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जिसे होल्ड कर रखा है सेल के लिए, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट हो जिसे होल्ड कर रखा है सेल के लिए। अगर इन चारों चीज़ों में से PPE, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या फिर बेसिक इन्वेस्टमेंट, इन चारों में से अगर एक भी चीज़ ऐसी होती है जो होल्ड फॉर सेल है, ठीक है, सेल के लिए रख रखी है, उसे हम किस में पढ़ेंगे? उसका कोई भी ट्रीटमेंट होगा, चाहे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो चाहे सब्सीक्वेंट क्लासिफिकेशन हो, चाहे उसको P&L में डालना है नहीं डालना है, कितने पे रिकॉर्ड करना है कितने पे नहीं करना, ठीक है, ये सब चीज़ें किसके हिसाब से की जाएगी? ये सब चीज़ें की जाएगी इंड एस 105 या फिर IFRS 5। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी समझ आती है। अब सिंपली देखते हैं हम नॉन करेंट असेट, कोई भी नॉन करेंट असेट, ठीक है, उसे क्लासीफाई कब कर सकते हैं? एज हेल्ड फॉर सेल। कब कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब इफ कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम सच सेल रेदर देन यूज से बेहतर उसकी रिकवरी कैसे हो सकती है? सेल से हो सकती है, तो ही हम कैसे करेंगे? तो ही हम उसे क्लासीफाई करेंगे नॉन करंट असेट। अगर एंटिटी ने मान लिया कि वो नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल है, क्यों मान सकती है? तभी मान सकती है जब उसका कैरिंग अमाउंट तभी वसूल होगा जब उसे सेल किया जाए। यूज के लिए रखेंगे तो वसूली नहीं हो पाएगी। ओके, कंडीशन फॉर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, एक तो अवेलेबल होनी चाहिए इमीडिएट सेल के लिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है यार अभी तो हम सोच रहे हैं, फिर इस पे इतने चेंजेस करेंगे तब जाके इसको सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इमीडिएट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सेल के लिए, मतलब सेल आज अभी बायर मिला इस सेकेंड और हम दे देंगे, ठीक है। अवेलेबल होनी चाहिए वो स्पेसिफिक नॉन करेंट असेट फॉर सेल। दूसरी कंडीशन, सेल इज़ हाईली प्रोबेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका मार्केट ही नहीं है, उसका बायर ही नहीं मिल रहा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, या फिर आपका प्लान चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ भी है ना, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल होनी निश्चित है, ऑलमोस्ट तय है कि सेल हो जाएगी, आराम से बायर मिल जाएगा, मार्केट अवेलेबल है। दूसरी बात, जो भी असेट है वो अवेलेबल होनी चाहिए, किसके लिए? हेल्ड सेल के लिए, ठीक है, इमीडिएटली अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे प्रोबेबल मीन्स क्या है? जो हमने यहाँ पर देखा प्रोबेबल, इस प्रोबेबल से मतलब क्या है? प्रोबेबल तब माना जाएगा जब इन पांचों में से कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हाईली प्रोबेबल इफ फॉलोइंग 5 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये पांचों कंडीशन आगे सेटिस्फाई होती है तो जाके हम क्या मानेंगे? पांचों में से एक भी, ठीक है, तो क्या मानेंगे? तो हम प्रोबेबल मानेंगे। कंडीशन 1 क्या है कि एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कमिटेड है, मतलब जिसको बेचना है वो कमिटेड है, हाँ सेल करनी है। ऐसा नहीं है कि मान लो एक छोटा क्लर्क है, एक एम्प्लॉई है, उसने सोच लिया चल यार ये असेट बेच देते हैं, ऊपर टॉप लेवल जो जिसकी अथॉरिटी है उसने तो ऐसा कुछ प्लान ही नहीं है, तो एम्प्लॉय के सोचने से नहीं होगा, उस जने के सोचने से होगा जिसने के पास ये अथॉरिटी है उसको सेल करने की। तो क्या जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जो उसको सेल कर सकती है, क्या वो कमिटेड है? क्या उसने निश्चय कर लिया है? क्या कंडीशन 1 क्या है? अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड टू अ प्लान टू सेल द असेट, ठीक है, उसको होना चाहिए। दूसरी बात, एन एक्टिव प्रोग्राम
टू लोकेट बायर हैज़ बीन इनिशिएटेड। एग्जाम्पल मतलब ब्रोकर अपॉइंट कर दिए, या फिर आपने कुछ प्लान बना दिया कि ठीक है इस मंथ में ऐसे करके ऑक्शन कर देंगे, कुछ भी तरीके से, ठीक है। आपने कुछ प्लान सेटअप कर लिया, एक तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने मान लिया है, कमिट कर लिया है। दूसरी बात, कोई प्लान बन चुका है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव प्लान बन चुका है। तीसरी बात, सेल इज एक्सपेक्टेड है कि अगले 12 महीने के अंदर ये चीज़ बिकी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, असेट विल रियलाइज फेयर वैल्यू, जो नॉर्मल उसकी फेयर वैल्यू चल रही है, ठीक है। फेयर वैल्यू किसके हिसाब से देखते हैं, 113 के हिसाब से, तो उसकी जो फेयर वैल्यू मार्केट में चल रही है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी, रियलाइज हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेड है। और एक और कंडीशन, इट इज़ अनलाइकली दैट डिसीजन विल चेंज। ऐसा नहीं है कि अभी पक्का नहीं है, डिसीजन हो भी सकता है हम चेंज कर लें, हो भी सकता है इसे रख लें, ठीक है। अगर ये सब चीज़ों की सर्टेनिटी है तो हम क्या मानेंगे कि सेल की हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर ऐसी कंडीशन में से एक भी चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है, डिनाई हो जाती है मान लो, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसे हेल्ड फॉर सेल की तरह क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट आता है अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। मतलब हमने 2 कंडीशन देखी थी यहाँ पर, देखो अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल और हाईली प्रोबेबल। हाईली प्रोबेबल अभी समझ लिया कि 5 कंडीशन फुलफिल होगी तो ही हम क्या मानेंगे कि सेल के लिए अवेलेबल है और ये क्लासीफाई करने के लिए तैयार है एज हेल्ड फॉर सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। वो कैसे देखते हैं, या तो इट मीन्स सेल इन प्रेजेंट कंडीशन, जैसी है एज इट इज़ बेचने के लिए हम तैयार हैं, जैसी है जो प्रेजेंट कंडीशन है उस एक्चुअल नॉन करेंट एसेट की, उसको हम बेचने के लिए तैयार हैं। या फिर और वहाँ पे 5 कंडीशन फुलफिल करनी थी जस्ट पहले, अभी दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करनी है। या फिर चेंजेस रिक्वायर्ड जो है उसकी परमिशन है, ठीक है, जो भी छोटे मोटे चेंजेस करने हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट जो भी है उसकी परमिशन आपको मिली हुई है। पर एक एक्सेप्शन है, अगर आप उसकी रीमॉडलिंग कर दो, रिनोवेट कर दो, रीस्ट्रक्चरिंग कर दो उसकी, है ना, उस असेट कोई इधर से उधर कर दो पूरा का पूरा, तो वो चीज़ परमिटेड नहीं है, वो चीज़ इमीडिएट सेल में नहीं आएगी। फिर करना अलाउड है पर वो इमीडिएट सेल में नहीं आएगी, और इमीडिएट सेल के लिए अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको हेल्ड फॉर सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आपने उसको रख रखा है किसके लिए, हेल्ड फॉर सेल की तरह क्लासीफाई करना चाहते हो कि अरे यार मेरे को तो बेचनी है और मेरे को इसका प्रॉफिट कमाना है। पर अगर आप सोचते हो नहीं यार इसको रेनोवेट करते हैं, अगले 3 महीने में रेनोवेट करेंगे, फिर ऐसा ऐसा चेंजेस हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू इतनी अप वैल्यू हो जाएगी और फिर बेचेंगे, अगर ये प्लान है तो ये 3 महीने की जो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ असेट, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, तो ये फिर इमीडिएट अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, और इमीडिएट अवेलेबल फॉर सेल नहीं है तो फिर ये हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई नहीं होगा। ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह ही करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह ही करेंगे, और उसके बाद में अगर जब वो रेडी फॉर सेल हो जाती है तब जाके उसको हेल्ड फॉर सेल की तरह क्लासीफाई करेंगे। क्लियर हो रही है बात, ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके पूछना। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन ऑफ 12 मंथ्स। अब ये हमने 12 मंथ्स का रूल देखा पीछे, इसका एक्सेप्शंस क्या है, अगर एन एंटिटी शैल बी अलाउड टाइम मोर देन 12 मंथ्स ओनली एंड ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जो कि क्या है, अगर जो भी डिले हो रहा है ना 12 महीने से ज़्यादा, वो इसके कंट्रोल में नहीं है, इज ड्यू टू सर्कमस्टांस विच इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अगर दूसरी बात, या फिर देयर मस्ट बी सफिशिएंट एविडेंस दैट एन एंटिटी इज स्टिल कमिटेड टू प्लान ऑफ असेट ऑफ सच सेल ऑफ असेट, मतलब उसकी कमिटेड है अभी भी, उसका ऐसे बदला नहीं है, मूड नहीं बदला है। दूसरी बात क्या है कि वो जो डिले हो रहा है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो 12 महीने से ऊपर भी अगर कोई टाइम लग जाता है तो भी हम हेल्ड फॉर सेल की तरह क्लासीफाई कर सकते हैं उस नॉन करेंट असेट को। अब अगर कोई असेट आपने एक्वायर की है और उसको सोल पर्पस यही है कि बस बेच के इससे पैसे कमाने, तो देखो असेट एक्वायर्ड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिक्वेंट सेल, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है, तो इट शैल बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। जैसे ही उसको खरीदा वैसे ही हाथों हाथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हेल्ड फॉर सेल की तरह रिकॉर्ड कर दो। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट एंड अकाउंटिंग ऑन डेट ऑफ हेल्ड फॉर सेल। ये हम बात करें फर्स्ट रिकॉर्डिंग की, मतलब पहली बार जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आगे देखेंगे सब्सिक्वेंट की। तो फर्स्ट टाइम जब करते हैं रिकॉर्डिंग तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका कैरिंग अमाउंट क्या है। कैरिंग अमाउंट को हम शॉर्ट में इधर सीए रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले कैरिंग अमाउंट देखेंगे, मतलब जो उसकी नॉर्मली हिस्टोरिकल फिगर थी या फिर कोई रिवैल्यूएशन की वजह से अगर कोई फिगर चेंज हो गई है तो, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। अगर ऐसा कुछ है तो ये सब माइनस कर देंगे, जो बच गया वो हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस। ये आ गई हमारी कैरिंग अमाउंट। ये क्या आ गई, क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज कैरिंग अमाउंट आ गई। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी फेयर वैल्यू, इसी एसेट की फेयर वैल्यू की मार्केट में बेचने जाए तो आज कितने पे मिलेगा, माइनस
कॉस्ट टू सेल क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे को बेचने में 100 रुपये कमीशन लग जाएगा, 2% कमीशन लग जाएगा, कुछ भी ऐसा, ब्रोकरेज लग जाएगा, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग लग जाएगा, ट्रांसपोर्ट लग जाएगा, कुछ भी ऐसा केस है तो वो चीज़ माइनस कर लो। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की बिकने वाली है, उसमें से 5,000 का कॉस्ट आ जाएगा, तो आपकी फेयर वैल्यू कितनी आएगी? 95,000, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई, ठीक है, और ये आ गई आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर ये दोनों अमाउंट आ गई तो थर्ड स्टेप में इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा है फेयर वैल्यू से, जो भी डिफरेंस है वो क्या करेंगे? वो P&L में ले जाएंगे। क्या करेंगे? P&L में ट्रांसफर कर देंगे। अब अगर दोनों ही चीज़ें एकदम इक्वल है कि मार्केट में फेयर वैल्यू भी कितने की है? 95 की, और आपकी कैरिंग अमाउंट भी 95 की आ रही है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, इग्नोर कर दो, आराम से वैसे ही रखो, कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना। डिफरेंस ही नहीं है तो ट्रीटमेंट किसका करेंगे? पर इन केस अगर कैरिंग अमाउंट कम है और फेयर वैल्यू ज़्यादा है, मतलब मार्केट में ज़्यादा बिक रही है और आपने कम पे रिकॉर्ड कर रखी है, तो जो डिफरेंस है उसको इग्नोर करो। हम क्या करते हैं, जो अनरियलाइज्ड अप्रिसिएशन होता है उसको कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करते। तो इसी तरीके से ये फेयर वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ये क्या है? अनरियलाइज्ड आपका गेन है, अनरियलाइज्ड गेन है, अनरियलाइज्ड अप्रिसिएशन है, तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट। पर अगर अनरियलाइज लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस है कि फेयर वैल्यू कम ही रहने वाली है, मार्केट में बेचेंगे तो कम की करेंगे, तो हम उसको क्या कर देंगे? बचा हुआ जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसको ट्रांसफर कर देंगे P&L में। सिमिलरली अब आते हैं सब्सिक्वेंट डेट पे कि फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर लिया, अब सेकंड बैलेंस शीट डेट पे क्या करें? अगर सेकंड बैलेंस शीट डेट पे क्या करेंगे? फिर से फेयर वैल्यू देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फेयर वैल्यू इस बार आ रही है 1 लाख, जो भी 2 लाख, जो भी कुछ भी हो सकता है, और कॉस्ट टू सेल जो भी माइनस कर देंगे, जो भी ब्रोकरेज या कमीशन है। ये जो नेट फेयर वैल्यू आएगी इसको कंपेयर करेंगे, कौन से? पहले वाले से और अभी वाले से, कैरिंग अमाउंट से। अब फिर से देखेंगे, अगर कैरिंग अमाउंट आपकी जो आ रखी थी, ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी, ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में थी रिकॉर्डेड, वो अगर फेयर वैल्यू से ज़्यादा है तो मतलब जो एक्सपेक्टेड लॉस है तो ये भी P&L में डाल दो। अगर इक्वल है तो कोई डिफरेंस ही नहीं, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। पर इन केस अगर बाद में जाके फेयर वैल्यू ज़्यादा लगती है, अगर फेयर वैल्यू ज़्यादा दिखती है किसके हिसाब से? कैरिंग अमाउंट के हिसाब से, सब्सिक्वेंट डेट पे, तो यहाँ पर क्या करना है? अगर प्रीवियस अमाउंट का जितना भी आपने रिवर्स किया था ना, इधर रिवर्सल कर दो। ये क्या है? रिवर्सल। जितना पहले P&L में डेबिट कर दिया था उसको रिवर्सल कर दो, और अगर फिर भी कोई बैलेंस बच जाए तो उसको इग्नोर करो। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक रिकॉर्ड करते हैं? कैरिंग अमाउंट तक। आ रही है बात समझ पक्का से? अगर कुछ डिफरेंस रह जाता है तो कहाँ पर रिकॉर्ड करना है? कहाँ पर करना है? P&L में करना है। और सब्सिक्वेंट अगर फिर भी बच जाता है और रिवर्सल होता है, कोई प्रॉफिट दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? P&L जितना पहले रिवर्स किया था, पहले डेबिट किया था, उतने को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। और अगर फिर भी कोई अमाउंट बच जाए तो अप टू कैरिंग अमाउंट तक ही करते हैं, बचा हुआ ओवर एंड अबव जो कैरिंग अमाउंट है वो क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, ठीक है। पक्का से आ रही है बात समझ? आई होप आ रही होगी। सिंपल सा है, इससे बेस्ड कोई क्वेश्चन करोगे ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन प्लान टू सेल। अब देखो बिजनेस है, आपकी एसेट है, हो सकता है मन बदल जाए, हो सकता है सर्कमस्टेंसेस बदल जाए, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में सबसे पहला स्टेप है कि जो कैरिंग अमाउंट है ऐसे कैलकुलेट करो जैसे कि वो नॉन करेंट एसेट या जो भी डिस्पोजल ग्रुप था वो एज हेल्ड फॉर सेल था अर्लियर भी, ऐसे नॉर्मली कैलकुलेट करो। उसके बाद में रिकवरेबल अमाउंट देखो, मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू एसेट या फिर वैल्यू इन यूज़, इन दोनों में से जो भी हायर है वो अमाउंट ले लो। एग्जाम्पल एक बार मान लेते हैं इधर अमाउंट आई 1 लाख रुपए और यहाँ पर विच एवर इज हायर करके हमारे पास आई 95,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर जो भी इन दोनों में से लोअर है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होगा? 95,000 विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। आ रही बात समझ पक्का से? ये कब है? सब्सिक्वेंट में, और आगे जाके प्लान में चेंज हो जाए तो क्या करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका ध्यान रखना है इस स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट करते वक्त। वो क्या है? फर्स्ट है नॉन करंट एसेट या फिर डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल शैल बी कैरीड इन बैलेंस शीट एट कैरिंग अमाउंट या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू एसेट विच एवर इज लोअर। जो भी लोअर होगा उस पर हेल्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हेल्ड फॉर सेल कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डबल स्टार लगा लेना यहाँ पे। अगर हेल्ड फॉर सेल है तो ये डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करना, डू नॉट चार्ज एनी डेप्रीसिएशन जैसे ही वो हेल्ड फॉर सेल हो जाती है।
नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ लॉस इन केस ऑफ डिस्पोजल ग्रुप कैसे करेंगे? फर्स्टली जो भी गुडविल है उससे चार्ज कर लेंगे, उसके बाद में भी अगर कुछ बच गया तो वो प्रोपोर्शनेटली चार्ज कर लेंगे इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, असेट्स ऑफ प्रोजेक्ट अबेंडन इज नॉट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। अचानक से अगर प्रोजेक्ट बीच में रुक गया, कोई काम था, कोई असेट था, कोई डैम बना रहे थे, कुछ भी चीज़, और वो बीच में रोक दी, ठीक है, कोई भी वजह से स्टॉप हो गया, कोई भी, ठीक है, डिस्प्यूट के कारण, किसी भी कारण, तो उसे हेल्ड फॉर सेल रिकॉग्नाइज नहीं करना। ओके, उसे हेल्ड फॉर सेल रिकॉग्नाइज नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन आता है, इस पे भी आता है, ये डेप्रिसिएशन पे भी आता है, इसके अलावा सब्सिक्वेंट रिकॉर्डिंग पे भी आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम। ठीक है, इससे रिलेटेड CA में बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, mere intention to sell in near future is not a basis of classification as held for sale। कि बस मेरा मन है कि हो सकता है यार अगले महीने बेच दूँ, अगर सिर्फ इंटेंशन है तो नहीं, आपने प्लान बना लिया, आप अवेलेबल है इमीडिएट सेल के लिए, तो ही रिकॉर्डिंग करोगे हेल्ड फॉर सेल, वरना नहीं करोगे। तो सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन है, उससे हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर। तो फर्दर इवैल्यूएशन देखना पड़ेगा कि कब कर सकते हो या कब नहीं कर सकते हो। तो देखना पड़ेगा क्या रिलेशन, क्या कंट्रोल, क्या इन्फ्लुएंस वो चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सब्सिडरी थी, उस पर आपका 90% कंट्रोल था, 90% कंट्रोल आपका था। अब जो पोर्शन सेल करने के लिए आप रख रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, क्या उसमें के बाद में सिर्फ 45% ही बचा, तो आपका कंट्रोल चला गया, मतलब रिलेशन चेंज हो गया। ठीक है, अब आपकी सब्सिडरी नहीं हो गई, अब रिलेशन चेंज हो गया, कंट्रोल चेंज हो गया, इन्फ्लुएंस चेंज हो गया, तो फिर अब फर्दर इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर अगर 90% आपके पास थी बिफोर, और आफ्टर क्लासिफिकेशन अगर मान लो 85% रह जाता है और 75% रह जाता है, तो इस केस में क्या रिलेशन चेंज हुआ? नहीं हुआ, तो फर्दर इवैल्यूएशन नहीं चाहिए। आ रही बात समझ? नेक्स्ट देखते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये भी इसी स्टैंडर्ड में आता है। अगर कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो वो तभी माना जाएगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जब ये फॉलोइंग चीज़ें बोलते हैं, दैट इज कॉम्पोनेंट ऑफ एंटिटी दैट आइदर हैज़ बीन डिस्पोज ऑफ, या तो डिस्पोज ऑफ कर दी या फिर क्लासीफाई करी जा रही है एज हेल्ड फॉर सेल। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी सी यूनिट है, उसका कोई डिपार्टमेंट है, उसका ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल आप स्टील भी बनाते हो, आप नमक भी बनाते हो, ऐसा हो सकता है, आप मल्टीपल चीज़ें बनाते हो। ठीक है, तो उसमें से कोई एक ऑपरेशन आप स्टॉप कर रहे हो, या तो कर दिया है या फिर उसको हेल्ड फॉर सेल किया, यार अब ये नमक वाला सेक्शन बेचने वाले हैं, ऐसा कुछ किया है, तो आप क्या माना जाएगा? तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन माना जाएगा। पर ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन तभी माना जाएगा जब वो एक रिप्रेजेंट करता है एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। ऐसा नहीं कि किराने का स्टोर है उसमें से एक छोटी सी एक स्टॉल हटा रहे हो, ऐसा नहीं हो। आ रही है बात समझ? एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस वो शो करना चाहिए। दूसरी बात, या फिर सेपरेट लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन दूसरी होनी चाहिए, या फिर is part of single coordinated plan to dispose of this major line of business और geographical segment। मतलब एक बड़े प्लान का एक सिंगल प्लान होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा या फिर सब्सिडरी एक्वायर करी गई है डिस्पोजल के लिए, ऐसी कोई चीज़ एक्वायर करी गई है, ऐसी कोई सब्सिडरी एक्वायर करी गई है डिस्पोजल के पर्पज़ के लिए। अगर इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो हम उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मान सकते हैं। ठीक है, तभी मानेंगे जब वो सेपरेट एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस शो करे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अलग से शो करेंगे, बैलेंस शीट अलग से शो करेंगे P&L अकाउंट में। ठीक है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का PBT, जो भी टैक्स पे करना है या प्रोविजन बनाया है वो, और इसके अलावा प्रोविजन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT, ये तीनों ही चीज़ें शो करेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए। अब डिस्क्लोजर क्या क्या करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के, रिलेटेड इनकम्स के, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल और इनकम टैक्स। मतलब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी आपके पास ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, रेवेन्यू से रिलेटेड, उसके एक्सपेंस से रिलेटेड, उसकी इनकम से रिलेटेड, उसके गेन लॉस, जो भी डिस्पोजल पे इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है डिस्पोजल की वजह से, या फिर कोई इनकम टैक्स, ये सब कुछ अलग से शो करना पड़ेगा किसमें? डिस्क्लोजर में। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इतना ही है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपने ये स्टैंडर्ड देख लिया, समझ लिया, आपको समझ आ गया, तो प्लीज़ इसके सैम्पल क्वेश्चंस या एग्जाम्पल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस आप सॉल्व करना बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सारे सॉल्व हो जाएंगे इसके बेसिस पे। अब अगर आपको लैंग्वेज इशू है तो इंग्लिश में भी ये सेम
वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो भी नोट्स है, पीपीटी है, पीडीएफ है, ये सब कुछ नोट्स अवेलेबल है, सारे स्टैंडर्ड्स के अवेलेबल है, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो, अपने पास रेफर कर सकते हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।